Hello everyone, welcome to Numerical Funda, your easiest way to learn numericals. मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रही हूँ AKT यूनिवर्सिटी के MBA कोर्स के लिए क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं तो शॉर्ट में आपको पूरी यूनिट्स मिल जाए, उसके नोट्स आपको कहीं से ना देखने पड़े, उसके लिए मैं ये सीरीज बना रही हूँ। सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर की बात करेंगे हम यहाँ पे। और सेकेंड ईयर में एक स्पेशलाइजेशन है आपका मार्केटिंग। मार्केटिंग में दो सब्जेक्ट्स हैं और जो पहला सब्जेक्ट है वो है सर्विस एंड रिटेल मार्केटिंग। इसका कोड है BMB MK04। ये आपका सिलेबस है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है फॉर यूनिट 1। लेकिन मैं इसको कैटेगराइज करूंगी बेटा, बहुत सारे कोर्स में ऐसे टर्म्स दिए होते हैं, ऐसे वर्ड्स दिए होते हैं जो एक ही हेडिंग के अंदर आते हैं पर वो अलग अलग लिखे होते हैं, तो इसीलिए मैं उसको अपने अकॉर्डिंग कैटेगराइज कर लेती हूँ सो दैट आपको इजी हो जाए ये समझना कि किस तरह से आप इस यूनिट को कवर करेंगे। तो हम टॉपिक्स जो इस यूनिट में कवर करेंगे: इंट्रोडक्शन टू सर्विसेज मार्केटिंग, डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विस मार्केटिंग, पैराडाइम्स इन सर्विसेज मार्केटिंग, प्रेजेंट मार्केटिंग एनवायरनमेंट, सर्विसेज मार्केटिंग मिक्स और स्ट्रेटेजीज फॉर सर्विस मार्केटिंग। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ये पूरी होल यूनिट के लिए ये हेडिंग्स हैं जो कि आपको पहली यूनिट के लिए कवर करनी है। तो इसीलिए मैं इसको कहूंगी कि ये यूनिट 1 का पार्ट 1 है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हैं तो एक वीडियो में ये कवर नहीं हो पाएगा, 2 वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। बेसिकली हम कुछ इस तरीके से इसको देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन से लेके पैराडाइम तक हम एक पार्ट में कवर कर लेंगे, पार्ट 1 में, और प्रेजेंट मार्केटिंग एनवायरनमेंट से लेके स्ट्रेटेजीज फॉर सर्विस मार्केटिंग तक हम सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। ये शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू सर्विसेज मार्केटिंग। मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। Services marketing is the process of promoting and delivery intangible services such as banking, healthcare, education or hospital to satisfy customers' needs. बहुत सिंपल मीनिंग दी है। सर्विस मार्केटिंग वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, प्रमोट एंड डिलीवर करते हैं इंटेंजिबल सर्विसेज को। इंटेंजिबल सर्विसेज मीन्स ऐसी सर्विसेज जिसको हम छू और देख नहीं सकते, हम सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं, हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स आपके पास दिए गए हैं: बैंकिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी। ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं या प्रमोट की जाती हैं टू सेटिस्फाई कस्टमर्स। जो कस्टमर को जरूरत हो उसके अकॉर्डिंग आप उसको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इन अनदर वर्ड, सर्विस मार्केटिंग मीन्स हाउ बिजनेस प्रमोट एंड सेल सर्विसेज इंस्टेड ऑफ फिजिकल थिंग्स। सर्विसेज मार्केटिंग हमको क्या बताता है कि किस तरीके से बिजनेस हाउसेज जो है वो प्रमोट और सेल करते हैं अपनी सर्विसेज को इंस्टेड ऑफ फिजिकल थिंग, मतलब किसी प्रोडक्ट की जगह वो क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। Since services can't be touched or owned, they are more about experiences, skills और help given to customers. अब जैसे बहुत इजी एग्जांपल है, आप हेयर कट कराने जाते हैं, बार्बर का एग्जांपल लीजिए। जब आप हेयर कट कराने जाते हैं तो आप साथ में कोई प्रोडक्ट नहीं लेके आते हैं, आप उसको टच नहीं कर सकते, या फिर आप बार्बर की जो शॉप है उसको आप ओन नहीं कर सकते, है ना। तो आप कोई चीज टच नहीं कर सकते हो, आप कोई चीज ओन नहीं कर सकते हो, सिर्फ आप क्या कर सकते हो, वहां से एक्सपीरियंसेस लेके आ सकते हो। वो अपनी स्किल्स से आपका हेयर कट करेगा या फिर वो आप लोगों को हेल्प करेगा। लाइक आप हेयर कट कराने गए, आपको गर्मी ज्यादा लग रही है, उसने एसी ऑन कर दिया, जैसे ही उसने देखा आपको प्यास लग रही है आपको पानी पिला दिया, एनीथिंग। वो जो भी सर्विस के साथ साथ आपको हेल्प कर रहा है, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ service. That's why selling services needs a different approach than selling products. इसी वजह से जो है वो सर्विसेज को सेल करना प्रोडक्ट को सेल करने से बिल्कुल अलग है, क्योंकि प्रोडक्ट में आपके पास एक फिजिकल फॉर्म में एक सामान होता है जिसको आप बेचते हो, बट सर्विसेज के साथ ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ उनको एक्सपीरियंस कराना होता है। और हर एक इंडिविजुअल, हर एक कस्टमर अपने आप में अलग होता है, तो उनका कैसा एक्सपीरियंस है, किस तरीके से वो चीज़ों को देख रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस करेंगे, तो दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग जब आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, राइट। डेफिनेशंस में आ जाते हैं। फिलिप कोटलर, द फादर ऑफ मार्केटिंग, बहुत फेमस डेफिनेशन है इनकी। सर्विस इज एनी एक्टिविटी और बेनिफिट दैट वन पार्टी कैन ऑफर टू अनदर विच इज एसेंशियली इंटेंजिबल एंड डज नॉट रिजल्ट इन ओनरशिप ऑफ एनीथिंग। फिलिप कोटलर कहते हैं कि सर्विस जो है एक एक्टिविटी है या बेनिफिट है किसी चीज का जो एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफर करती है,
लेकिन वो एसेंशियली इंटेंजिबल होने चाहिए, मतलब होने ही होने चाहिए। वो सर्विसेज क्या होनी चाहिए? इंटेंजिबल होनी चाहिए, जिसको आप टच नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हो। एंड कोई भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, आपको सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी, आप किसी चीज के ओनर नहीं बनेंगे। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। द अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन डिफाइंस सर्विसेज एज activities, benefits and satisfactions which are offered for sale or are provided in connection with the sale of goods. Activities, सर्विसेज जो होती हैं वो कुछ एक्टिविटीज होती हैं, कुछ बेनिफिट्स होते हैं, या फिर किसी तरीके के सेटिस्फेक्शंस होते हैं जो कि सेल के तौर पे ऑफर किए जाते हैं, आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, या फिर आप कोई प्रोडक्ट अगर बेच रहे हो तो उसके साथ प्रोवाइड किए जाएंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है बेटा रेस्टोरेंट सर्विसेज। आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने खाना ऑर्डर किया, आपने फूड तो ऑर्डर कर दिया, आपके पास प्रोडक्ट क्या आया? फूड आई। लेकिन आप उस रेस्टोरेंट में जाना ज्यादा पसंद करते हो जहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा हो या वहाँ का स्टाफ बहुत सॉफ्ट स्पोकन हो। तो वो क्या कर रहे हैं? वो प्रोडक्ट के साथ साथ आपको ये प्लस सर्विसेज दे रहे हैं सो दैट उनका जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा सेल हो पाए। तो हम सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं और हम प्रोडक्ट के साथ भी सर्विसेज समटाइम्स देते हैं। फिर आते हैं ज़ाइटमल एंड बिटनर की डेफिनेशन में। ये कहते हैं सर्विसेज एज डीड्स, प्रोसेसेस एंड परफॉर्मेंसेस rather than physical objects which are intangible, perishable and often consumed simultaneously with production. सर्विसेज जो होती है वो डीड्स होती है, प्रोसेसेस होती है या परफॉर्मेंसेस होती है, रेदर देन फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, मतलब प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही है। वो क्या होंगे? इंटेंजिबल होंगे, पेरिशेबल होंगे और कई बार वो साइमल्टेनियसली प्रोडक्शन के साथ यूज किए जाएंगे या कंज्यूम किए जाएंगे। अब आते हैं नेचर ऑफ सर्विसेज। जान लें कि सर्विस को आप कैसे पहचानोगे कि वो सर्विस है। तो कुछ नेचर है उस पर्टिकुलर सर्विस का। जैसे सर्विसेज आर इंटेंजिबल इन नेचर, हमने बात कर ली इसकी, इंटेंजिबल हो सकती है, हम इसको टच नहीं करते, हम सिर्फ एक्सपीरियंस करते हैं। दे आर एक्टिविटीज और परफॉर्मेंसेज नॉट फिजिकल गुड्स, हम कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं, हम कुछ सेट ऑफ एक्टिविटीज करते हैं या कुछ परफॉर्मेंसेस करते हैं या कोई प्रोसेस कर रहे हैं जो कि हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, पर कोई प्रोडक्ट हम उनको नहीं दे रहे हैं। फिर हम बात करते हैं सर्विसेज आर एक्सपीरियंस्ड रेदर देन ओन्ड। मैंने हेयर कट सलून वाला एग्जांपल दिया था कि जो सर्विसेज है वो एक्सपीरियंस की जाती हैं, आपको उसकी ओनरशिप नहीं मिलती है। आप फॉर सपोज आपने कोई ऑनलाइन क्लास, टीचर आपको पढ़ा रहा है, वो टीचर को तो आप ओन नहीं कर सकते ना, जो उसने पढ़ाया उसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, राइट? आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, they usually involve direct interaction between the service provider and the customer. डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है बिकॉज अगर दोनों पार्टी आमने सामने नहीं होंगी तो आप सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। प्रोडक्ट तो आप भेज भी सकते हैं विया, आप बहुत सारे डिलीवरी पार्टनर्स आपके हो सकते हैं, लेकिन आप सर्विसेज तभी पॉसिबल हैं जब सर्विस प्रोवाइडर और उसका कस्टमर आमने सामने हो, डायरेक्ट इंटरेक्शन हो उनका, आइदर फिजिकली और आइदर ऑनलाइन, राइट? Services are often produced and consumed at the same time. Services produced and consumed मतलब दी और ली सेम टाइम पे जाएगी। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं फॉर सपोज हॉस्पिटल्स का। पेशेंट गया, उसने पर्चा कटवाया, डॉक्टर को दिखाया, दवा ली, वो घर आ गया। अगर जो पर्टिकुलर पेशेंट है वो हॉस्पिटल नहीं जाएगा तो हॉस्पिटल वाले सर्विसेज किसको देंगे? तो सर्विसेज उसी समय दी भी जा रही है और ली भी जा रही है एट द सेम टाइम। देयर क्वालिटी डिपेंड्स अ लॉट ऑन ह्यूमन एफर्ट एंड कस्टमर इन्वॉल्वमेंट। सर्विसेज की ये सबसे खास बात है बेटा, लोग जिस तरीके से बिहेव करेंगे, ह्यूमन एफर्ट जैसा होगा, कस्टमर का जितना इन्वॉल्वमेंट होगा, सर्विस उतनी ही अच्छी मानी जाए। होता है ना कई बार हम ऐसे डॉक्टर्स के पास जाना पसंद नहीं करते जो बहुत ज्यादा रूड बोलते हो। वो बहुत अच्छा डॉक्टर हो सकता है पर वो रूड बोलता है तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, हम एक काम करते हैं दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो ह्यूमन एफर्ट एंड कस्टमर इन्वॉल्वमेंट दोनों इंपॉर्टेंट है। कितने एफर्ट सर्विस प्रोवाइडर डाल रहा है और कस्टमर कितना इन्वॉल्व उस पर्टिकुलर चीज से हो रहा है।
Services are perishable, so they cannot be stored for future use. हेयर कट कराने गए, आज ही करा के आएंगे, पैसे आज देके 2 महीने बाद तो कोई नहीं चाहेगा. तो these are perishable, खत्म हो जाती हैं तुरंत. Services are mainly meant to provide benefits and satisfaction to customers. Services सिर्फ किस लिए प्रोवाइड की जाती है? So that customer को कोई benefit हो या फिर वो satisfy हो आपने जो particular service दी है. जैसे spas हैं या parlors हैं, वो कैसे चल रहे हैं? They only provide service. बट वो जितना अच्छा आपको ट्रीट करेगा, जितना सूदिंग एनवायरनमेंट देगा, जितना उसका एम्बियंस अच्छा होगा, वो प्रोडक्ट कैसे यूज कर रहा है, तो इस सब पे क्या डिपेंड करता है? एक पर्टिकुलर कस्टमर का सेटिस्फेक्शन डिपेंड करता है, तो वो बार बार उस जगह जाना पसंद करेगा. राइट? आई होप मीनिंग क्लियर हो गई और नेचर क्लियर हो गई. Characteristics of services. The first characteristic, intangibility. हमने पहले भी बात कर ली है. सर्विसेज को हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, ओन नहीं कर सकते, बिकॉज वो किसी प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं है. तो इंटेंजिबल होती है सर्विसेज. इनसेपरेबिलिटी, प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक साथ होता है. जैसे डॉक्टर पेशेंट का एग्जांपल ले लीजिए. डॉक्टर देखेगा पेशेंट को, मतलब डॉक्टर जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, पेशेंट सर्विस ले रहा है. तो प्रोवाइडर प्रोवाइड भी सेम टाइम पे कर रहा है और कस्टमर कंज्यूम भी सेम टाइम पे कर रहा है. तो दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, सेपरेट नहीं किया जा सकता. देन वेरिएबिलिटी, सर्विस देने का तरीका पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम डिफर कर सकता है. बहुत सारे ब्रांड्स जो है इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि सबका एक्सपीरियंस जो रहे वो सेम रहे, पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये डिफर कर सकता है. फॉर सपोज एक डॉक्टर जो बहुत रूड तरीके से बात करता है इलाज करते समय, कुछ लोग बोलेंगे कि वो बहुत रूड है, हम उसके पास नहीं जाएंगे. राइट? लेकिन कुछ लोग ये भी बोलेंगे ठीक है, सीधे सीधे देखते हैं, दवा देते हैं, उनकी दवा फर्क करती है तो हम उन्हीं को दिखाएंगे. तो डिपेंड्स कि वो पर्सन टू पर्सन और टाइम टू टाइम डिफर कर सकता है. पेरिशेबिलिटी, सर्विस को स्टोर नहीं किया जा सकता, सेव नहीं कर सकते, कि वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है तो आप उसको कहीं अलग से रख नहीं सकते. लैक ऑफ ओनरशिप, अभी हमने इसकी बात की क्योंकि सर्विसेज जो क्या है, सर्विसेज या तो एक्टिविटीज होती हैं या तो परफॉर्मेंस होती है या किसी तरीके के बेनिफिट्स होते हैं, उसको कोई भी ओन नहीं कर सकता, उसकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो सकती है. कस्टमर पार्टिसिपेशन, कस्टमर का होना इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज जो सर्विस प्रोवाइडर है वो तभी सर्विस प्रोवाइड कर पाएगा जब कस्टमर फिजिकली डायरेक्ट कांटेक्ट में उसके होगा. तो कस्टमर का पार्टिसिपेशन हमेशा सर्विस प्रोसेस में होता ही होता है. अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विसेज मार्केटिंग. क्या इंपॉर्टेंस है? इट हेल्प्स बिजनेस प्रमोट एंड सेल सर्विसेज इफेक्टिवली. आप समझ गए किस तरीके से प्रमोट करना है या सेल करना है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं. इट क्रिएट अवेयरनेस अबाउट सर्विस बेनिफिट्स अमंग कस्टमर्स. अगर आपने सर्विस मार्केटिंग को पढ़ लिया तो उससे क्या होगा? यू नो कि जब हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो किस तरीके से हम कस्टमर्स को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं. आपको तरीका पता चल जाएगा, क्योंकि सारी जो चीज़ें हैं बेटा वो हमारे तरीके पे डिपेंड करता है, हमारे बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से हम सर्विस को प्रोवाइड करेंगे. सिस्टमैटिक तरीके से प्रोवाइड करना, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को देखना, तो किस तरीके से आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. इट बिल्ड्स कस्टमर ट्रस्ट एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप. जब आप सर्विसेज बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड करते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से प्रोवाइड करते हैं, तो कस्टमर का एक ट्रस्ट आपके साथ बन जाता है. फॉर सपोज आप एग्जांपल ले लीजिए हेयर सलून का, हेयर कट सलून जहां आप जाते हैं बाल कटाने, आइदर गर्ल्स और बॉयज. आपको ये पता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन जो है ये बहुत अच्छी कटिंग करता है, मेरा कट खराब नहीं होगा, मैंने 2-3 बार इससे कट करा लिया, ये बात करने में भी बहुत अच्छा है, तो उससे क्या हो गया? कस्टमर का ट्रस्ट हो गया. अब वो अगली बार जब भी जाएगा कहेगा वो भैया से मुझे बाल कटाना. राइट? तो हमेशा ट्रस्ट बिल्ड होता है और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बनती है. इट हेल्प्स इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी. जब आप अच्छे तरीके से सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचाएंगे तो क्या होगा? कस्टमर्स गेट सेटिस्फाइड और फिर उनकी लॉयल्टी आपके साथ आ जाएगी.
It supports growth in sectors like banking, education, healthcare, tourism and hospitality. जितने भी एग्जाम्पल ये दिए हुए हैं, आप दिमाग में एक बार सोच लीजिए, ये सारे सारे क्या है, ये सर्विस बेस्ड सेक्टर्स हैं। तो जब हमको एक बार ये पता चल गया कि सर्विसेज, हाउ टू प्रोवाइड सर्विसेज, तो इन सेक्टर्स की ग्रोथ के लिए हम हेल्प कर सकते हैं या इन सेक्टर्स में हम जॉब कर सकते हैं। इट हेल्प सर्विसेज, इट हेल्प सर्विस फर्म्स compete in the market. एक पर्सन जिसको पता ही नहीं है व्हाट इज सर्विस, कैसे मुझे प्रोवाइड करनी है, और एक पर्सन जिसको सब्जेक्टिव नॉलेज है, दे नो हाउ टू प्रोवाइड सर्विसेज एंड हाउ टू गेट योर कस्टमर सेटिस्फाइड, दोनों में क्या डिफरेंस होगा? पहला वाला पर्सन रफली आपको सर्विस दे देगा। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, फॉर सपोज आप किसी हाईवे में जा रहे हैं, जो ढाबे बने होते हैं हाईवे में, वो लोकल पर्सन्स के होते हैं, तो उनको उतना नॉलेज नहीं होता कि कैसे रखना है सामान या कैसे देना है खाना, तो आप इरिटेट होते हो कि गंदा खाना दे दिया या गंदी थाली में दे दिया। उसका कंपैरिजन आप करिए एक किसी अच्छे रेस्टोरेंट से जो आपकी लोकेलिटी में हो, वो कैसे देते हैं, नीट एंड क्लीन रहता है, हाइजीन मेंटेन रहता है, और उनके बात करने का तरीका अलग है। वो आएंगे, आपसे पानी पूछेंगे, मेन्यू देंगे। तो क्या होगा जब आपको सर्विस मार्केटिंग की नॉलेज होगी, तो आप क्या कर सकते हैं, मार्केट में अच्छे से compete कर सकते हैं। इट मेक्स सर्विसेज easier टू अंडरस्टैंड एंड चूज फॉर कस्टमर्स। हमेशा तो इस पूरी प्रोसेस से क्या हो जाएगा, कस्टमर के लिए बहुत आसान हो जाता है चूज करना और सर्विसेज को समझना कि मुझे कहाँ से वो सर्विसेज लेनी है। आई होप सारे इंपॉर्टेंस के पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ सर्विस मार्केटिंग की। स्कोप मतलब होता है हम कहाँ कहाँ किसी पर्टिकुलर चीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो सर्विस मार्केटिंग में बहुत एक वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज कवर होती हैं डिफरेंट सेक्टर्स के लिए, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में वी डिवाइड आवर इकोनॉमी इन डिफरेंट सेक्टर्स। तो कहाँ कहाँ स्कोप हो सकता है, कंज्यूमर सर्विसेज में हो सकता है। कंज्यूमर सर्विसेज इंडिविजुअल के लिए हमेशा दी जाती है, जैसे हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, बैंकिंग है एंड इंटरटेनमेंट है। बिजनेस सर्विसेज बाकी बिजनेस हाउसेस को ये दिया जाता है, जैसे हम कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं, आईटी सर्विसेज, लॉजिस्टिक, एडवर्टाइजिंग, किसी तरीके की भी हम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं टू बिजनेस हाउसेज। पब्लिक सर्विसेज किसको ऑफर की जाएंगी, गवर्नमेंट। आप देखते होंगे हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसीज आती हैं या जो जॉब्स होती हैं, दीज आर द पब्लिक सर्विसेज। तो वो ट्रांसपोर्ट में हो सकती है, पोस्टल सर्विसेज होती हैं, या पब्लिक यूटिलिटीज हो सकती है। प्रोफेशनल सर्विसेज जिसमें आपकी एक्सपर्टीज हो, जैसे मैं लॉयर अगर हूँ तो मैं लीगल सर्विस दे सकती हूँ, तो ऐसे ही लीगल, अकाउंटिंग एंड मेडिकल सर्विसेज जिसकी स्पेशलाइजेशन मेरे पास हो वो सर्विस में प्रोवाइड कर सकती हूँ। हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म सर्विसेज, इसमें क्या क्या आता है, होटल्स, ट्रेवल एजेंसीज, एयरलाइंस, टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज। फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग में आ जाइए, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट करना आपको किसी तरीके का, आजकल तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत सारी एप्स चल गई हैं, तो वो भी आपको एक एडवाइस भी प्रोवाइड कर रही हैं और आपको इन्वेस्टमेंट का एक प्लेटफॉर्म भी दे रही हैं, एंड एनी अदर फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो यहाँ पे स्कोप को हमने सर्विसेज में डिवाइड कर लिया है कि किस किस एरिया में हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं और कहाँ कहाँ हम उसको यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें बेटा हम कवर कर रहे हैं फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज मार्केटिंग।
बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगी बेटा, बहुत शॉर्ट में पढ़ाऊंगी बिकॉज एग्जाम नोट्स है और पूरी यूनिट कवर करनी है। तो एडवांटेजेस ऑफ सर्विसेज मार्केटिंग, एडवांटेजेस जो है वो इंपॉर्टेंस की तरह होंगे। पॉइंट नंबर 1, ये बिजनेस हाउसेस को हेल्प करता है टू प्रमोट सर्विसेज इफेक्टिवली। कस्टमर्स को अवेयर करता है टुवर्ड्स द सर्विसेज एंड इट्स बेनिफिट्स। ट्रस्ट बिल्ड करता है, लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप्स बनवाता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी बनाता है, हेल्प करता है फर्म्स को टू कम्पीट इन द मार्केट। ये सारी पॉइंट्स हमने इंपॉर्टेंस में कवर कर लिए हैं। एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल सर्विसेज क्लियरली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मुझे ये नहीं पता है व्हाट इज सर्विस एंड हाउ टू प्रोवाइड इट, तो हम सर्विस इंडस्ट्री में काम कर ही नहीं पाएंगे। तो इंटेंजिबल चीजों को कैसे मार्केट करना है, ये समझने के लिए सबसे ज्यादा हेल्प करता है हमको, अगर हम सर्विस मार्केटिंग का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो। सपोर्ट्स बिजनेस ग्रोथ इन सेक्टर्स लाइक, सारे एग्जांपल्स दिए हुए सर्विस इंडस्ट्री के, तो अब वो बिजनेस ग्रोथ में भी आपको हेल्प करता है। अब बात करते हैं लिमिटेशंस की या फिर डिसएडवांटेजेस की सर्विस मार्केटिंग के। तो पहला डिसएडवांटेज तो हो गया कि ये इंटेंजिबल है, बहुत मुश्किल है इनको शो करना और इनको एक्सप्लेन करना। आप सिर्फ एक्सपीरियंस करा सकते हो एक पर्टिकुलर पर्सन को, लेकिन उसका क्या व्यू पॉइंट आएगा आपके उस पर्टिकुलर तरीके पे, ये बहुत मुश्किल है, राइट, बिकॉज आपके पास कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है। सर्विस क्वालिटी जो है वो वेरी कर सकती है पर्सन टू पर्सन या टाइम टू टाइम, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द पर्सनस बिहेवियर, वो अलग अलग पर्सन को अलग अलग तरीके से डील किया जा सकता है। कस्टमर कभी भी सर्विसेज को टच नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते हैं और स्टोर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। सिर्फ क्या किया जाता है, उसको एक्सपीरियंस किया जाता है। अगला पॉइंट, कैन नॉट बी स्टोर्ड सो अनयूज्ड कैपेसिटी इज वेस्टेड। आप स्टोर नहीं कर सकते, जैसे अगर कोई प्रोडक्ट है, आपने 5 बिस्किट स्टोर करके रखे हैं, आपने 2 सेल कर दिए, 3 बच गए, तो आप 3 अगले दिन सेल कर देंगे। पर सर्विसेज ऐसी नहीं है। इफ देयर इज अ ऑनलाइन क्लास, 10 बच्चों ने अटेंड की, 5 बच्चों ने नहीं की, तो उन 5 बच्चों का नुकसान हो गया। वी कैन नॉट स्टोर इट, वो वेस्ट हो जाएगी, जो अनयूज्ड कैपेसिटी होगी वो वेस्ट हो जाएगी। इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन स्टैंडर्ड क्वालिटी इन एवरी सर्विस। प्रोडक्ट नहीं है कि इतने डायमेंशन में बना दिया, इस कलर में बना दिया। सर्विस क्या है, सर्विस जो है उसमें स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल है। जैसे मैं बार बार एग्जांपल देती हूँ डॉक्टर और पेशेंट का। आप किसी भी क्लिनिक में चले जाइए, डॉक्टर जब पेशेंट से बात करते हैं तो हर एक पेशेंट से बात करने का तरीका उनका अलग अलग होता है, क्योंकि पेशेंट से अलग अलग होते हैं। तो जैसे पेशेंट होते हैं उसी तरीके से डॉक्टर उनसे बात करते हैं। देन जो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन है वो डिपेंड करता है किस पे, एम्प्लॉय के बिहेवियर पे और उसकी परफॉर्मेंस पे। एक एम्प्लॉय है जो आप फॉर सपोज रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, एक एम्प्लॉय जो बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, वो बहुत आराम से बात करेगा, तो आप बार बार उसी से सामान मांगेंगे। मिस्टेक्स इन सर्विसेज आर हार्डर टू करेक्ट आफ्टर डिलीवरी। मुझे पढ़ाना था, मैंने आपको एक क्लास पढ़ाई, ऑनलाइन क्लास हो गई, अब मैंने जो मिस्टेक की उसको मैं सही आफ्टर द डिलीवरी नहीं कर सकती हूँ। कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि सर्विस इंडस्ट्री में कौन कौन सी सर्विसेज आ सकती हैं। लीगल सर्विसेज, बैंकिंग, हॉस्पिटैलिटी, हेयर कट एंड सैलून सर्विसेज, रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज, आप बाइक और कार रिपेयर कराते हो तो दे ओनली प्रोवाइड सर्विसेज। एजुकेशन, कंसल्टिंग सर्विसेज, कंसल्टेंसीज जो सारी काम कर रही है। टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आप सर्विस मार्केटिंग में बीइंग अ सर्विसेज आप लिख सकते हो कि इन इन एरियाज में जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है।
Now we are going to discuss about classification of services. बहुत तरीके से सर्विसेज को क्लासिफाई किया जाता है, बट मैंने कुछ मेन कैटेगरीज उठा ली है जिसमें आपकी ऑलमोस्ट सारे कैटेगराइजेशन आ जाएंगे. तो पहला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ सर्विसेज. पर्सनल सर्विसेज जो एक इंडिविजुअल कस्टमर को दी जाती है, जैसे हेयर कट है, मेडिकल केयर है, कोचिंग है. बिजनेस सर्विसेज, सर्विसेज जो कि बिजनेस हाउसेज या ऑर्गेनाइजेशंस को दी जाती हैं, जैसे कंसल्टेंसी हो गई, एडवर्टाइजिंग, सिक्योरिटी, उनका ट्रांसपोर्टेशन आप देख लीजिए जिसको लॉजिस्टिक बोला जाता है. तो दीज आर टू टाइप ऑफ सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सर्विसेज. देन बेस्ड ऑन टेंजिबिलिटी, टेंजिबल डोमिनेंट सर्विसेज, वो सर्विसेज जो कि किसी फिजिकल प्रोडक्ट के साथ दी जाए. ये तो बहुत आसान है. इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है रेस्टोरेंट सर्विसेज. वो आपको फूड देते हैं, पर फूड के साथ साथ वो एम्बियंस भी दे रहे हैं, वो म्यूजिक भी बजाते हैं, उनका स्टाफ बहुत सॉफ्ट स्पोकन होता है. तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट के साथ सर्विसेज को क्लब कर दिया. देन इंटेंजिबल डोमिनेंट सर्विसेज, वो जो प्योरली सर्विसेज है. इंटेंजिबल डोमिनेंट मतलब सिर्फ और सिर्फ इंटेंजिबल ही ज्यादा पोर्शन होगा. जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो एजुकेशन का या लीगल सर्विसेज का. यहाँ पे सिर्फ एक्सपीरियंस या एक्सपर्टीज ही काम करेगी, कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होगा आपके पास देने के लिए. फिर नेक्स्ट कैटेगराइजेशन बेस्ड ऑन कस्टमर इन्वॉल्वमेंट. अब कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट कितना, कितना कस्टमर आपको फेस टू फेस चाहिए. तो पहला इज हाई कॉन्टेक्ट सर्विसेज, जहाँ पे कस्टमर डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है. हॉस्पिटल्स हैं, सलॉन्स हैं, होटल्स हैं, कस्टमर होगा तभी ये सारी सर्विसेज आप दे पाओगे. लो कॉन्टेक्ट जैसे आपने एग्जांपल ले लिया इंश्योरेंस का या ऑनलाइन बैंकिंग का. अब अभी तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जिसको आप घर बैठे कर सकते हो. ये आपको ज़रूरत नहीं है बैंक के इंश्योरेंस के एम्प्लॉयज़ की कि दे नीड टू कम और आपको एक्सप्लेन करें क्या 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 होगा. बहुत सारी एप्स हैं जो आपको एडवाइस भी दे रही हैं, तो वहाँ पे लेस डायरेक्ट कस्टमर इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है. देन बेस्ड ऑन पीपल इन्वॉल्वमेंट, पीपल इन्वॉल्वमेंट से यहाँ पे मतलब है कि लोगों की क्या जरूरत है. हमने पहला जो इन्वॉल्वमेंट पढ़ा था वो कस्टमर का था. पीपल में कस्टमर भी आ गया, सप्लायर भी आ गया, राइट. ये दोनों डिफरेंस है इनके बीच में. पीपल बेस्ड सर्विसेज, वो सर्विसेज जो कि ह्यूमन स्किल पे की जाती है, जैसे टीचिंग है, कंसल्टेंसी आप किसी को दे रहे हैं, हेल्थ केयर आप प्रोवाइड कर रहे हैं. तो दीज आर द ह्यूमन स्किल. इंसान होगा तभी ये सारी चीजें हो पाएंगी. इक्विपमेंट बेस्ड सर्विसेज जो कि मशीन्स पे डिपेंड करती है, जैसे एटीएम पे आप चले जाइए. एटीएम से आपको पैसा निकालना है, देयर इज नो नीड ऑफ एनी पर्सन. इंटरनेट सर्विसेज हैं, आजकल तो एआई आ गया है. तो ये सब इक्विपमेंट बेस्ड सर्विसेज हैं जो कि मशीनरी की बेसिस पे प्रोवाइड की जा रही है. देन बेस्ड ऑन द मार्केट, तो पहला कंज्यूमर सर्विसेज. कंज्यूमर सर्विसेज जो कि फाइनल कस्टमर के द्वारा यूज की जा रही है. कंज्यूमर मतलब ही होता है समवन हु कंज्यूम फाइनली, जिसको यूज करना है. फॉर सपोज मेरे फादर कोई सामान लेके आए, वो मेरे लिए लेके आए, तो आई एम द अल्टीमेट कंज्यूमर. तो जो फाइनल कस्टमर यूज करेगा, जैसे एजुकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, इंटरटेनमेंट है, ये सब किसको दी जाती है, अल्टीमेट कंज्यूमर को, जिसको कंज्यूम करनी होती है. देन इंडस्ट्रियल सर्विसेज बिजनेस द्वारा यूज की जाती है, जैसे आपने लॉजिस्टिक दे दिया कि हम आपका सामान संभाल लेंगे, आपका ट्रांसपोर्ट कर देंगे, मेंटेनेंस की बात हो गई, ऑडिट कर देंगे. तो ये सब क्या है, ये सारी सर्विसेज बिजनेस द्वारा यूज की जाती है ना. मार्केट बेस है, आप कस्टमर को दे रहे हैं या फिर आप इंडस्ट्री को दे रहे हैं. लास्ट एक क्लासिफिकेशन हमारे पास रह गया बेस्ड ऑन सर्विस सेक्टर. अभी हमने एग्जाम्पल में भी बहुत सारे सर्विस सेक्टर देख लिए हैं, बट यहाँ पे अगेन बिकॉज क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो मैं कुछ नाम और दे देती हूँ आपको. बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज. तो हमने कैटेगराइज कर लिया अलग अलग तरीके से कि किस किस एरिया में हम सर्विसेज दे सकते हैं.
डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मार्केटिंग। मेरा डिफरेंशिएट करने का तरीका अलग है बेटा। बहुत सारी थ्योरी लिख के कोई फ़ायदा नहीं होता, हम एक क्लियर टेबल बना दें जिससे कि डिफरेंस जो है वो क्लियर हो जाए। तो ऐसी ही एक टेबल मैंने बना दिया आपके लिए यहाँ। बेसिस ऑफ कंपैरिजन, प्रोडक्ट मार्केटिंग एंड सर्विस मार्केटिंग। पहला डिफरेंस देखते हैं मीनिंग के बेस पे। प्रोडक्ट मार्केटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं और सेल करते हैं किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, और जो कि हम एक पर्टिकुलर सेगमेंट को बेच रहे हैं। मतलब प्रोडक्ट मार्केटिंग में हमारे पास एक प्रोडक्ट है बेचने के लिए। सर्विस मार्केटिंग में क्या होता है, सर्विस मार्केटिंग में हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफर करते हैं टू द कस्टमर इन रिटर्न फॉर कंसिडरेशन। इट मीन्स हम उनको कुछ एक्टिविटीज, कुछ बेनिफिट्स देंगे जिसके बेस पे हम उनको वो पैसा देंगे। तो यहाँ पे कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, सिर्फ प्रोसेसेस, एक्टिविटीज एंड बेनिफिट्स हैं। मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट मार्केटिंग में 4 P's यूज होते हैं। 4 P's कौन कौन से, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। सर्विस मार्केटिंग में 7 P's यूज होते हैं। 4 P's तो सेम है, 7 P's के लिए 3 P's नए लाए गए हैं क्योंकि प्रोडक्ट और सर्विस का नेचर अलग अलग है। तो वो 3 P's आपके पास क्या क्या है, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। प्रोडक्ट मार्केटिंग का जो फोकस होता है वो होता है उसके प्रोडक्ट पे और प्रोडक्ट के फीचर्स पे, जबकि सर्विस मार्केटिंग का जो फोकस होता है वो होता है कस्टमर एक्सपीरियंस पे एंड उनके साथ बनने वाली रिलेशनशिप पे। व्हाट इज सोल्ड, क्या बेचा जा रहा है। प्रोडक्ट मार्केटिंग में हम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं थ्रू अ फिजिकल प्रोडक्ट। सर्विस मार्केटिंग में हम रिलेशनशिप्स बनाते हैं, एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं और सेटिस्फाई करते हैं अपने कस्टमर को। Who comes to whom, कौन किसके पास जा रहा है। जब प्रोडक्ट की बात आती है तो हमेशा प्रोडक्ट कस्टमर के पास आता है। आप कोई भी प्रोडक्ट आइदर ऑनलाइन मंगाओ या दुकान में खरीदने जाओ, प्रोडक्ट आपके पास आएगा। पर सर्विस मार्केटिंग में कस्टमर जाता है सर्विस प्रोवाइडर के पास। ओनरशिप ट्रांसफर, प्रोडक्ट के केस में ओनरशिप को आप दूसरी पार्टी को ट्रांसफर कर सकते हो, बट क्योंकि सर्विसेज फिजिकल फॉर्म में नहीं है तो किसी को भी कोई भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की जाती है। रिटर्नेबिलिटी, प्रोडक्ट को आप रिटर्न कर सकते हो, पर सर्विसेज अगर आपने एक बार ले ली तो आप उसको वापस नहीं कर सकते। लाइक आपने हेयर कट करा लिया तो आप कैसे उसको वापस करोगे ना। तो जब सर्विसेज रेंडर्ड कर दी जाती है तो आप उसको वापस नहीं कर सकते। टेंजिबिलिटी, प्रोडक्ट छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है। सर्विसेज इंटेंजिबल हो सकती है, आप इसको देख या छू नहीं सकते। सेपरेटेबिलिटी, प्रोडक्ट और प्रोड्यूसर को सेपरेट किया जा सकता है। फॉर सपोज पता चला कि प्रोडक्ट बन रहा है दिल्ली में और दिल्ली से ऑल ओवर इंडिया डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो प्रोड्यूसर दिल्ली में बैठा है और प्रोडक्ट हर जगह जा रहा है। सर्विस को आप उसके प्रोवाइडर से अलग नहीं कर सकते, बिकॉज सर्विस प्रोवाइडर नहीं होगा तो आपको सर्विस कौन देगा। कस्टमाइजेशन, प्रोडक्ट जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होते हैं वो जनरली कस्टमाइज नहीं किए जाते हैं, कुछ कुछ किए जाते हैं पर जनरली नहीं किए जाते हैं। जैसे शैम्पूज है, एक फ्लेवर का, एक क्वांटिटी का शैम्पू एक जैसा होगा, सोप एक जैसा होगा, तो स्टैंडर्डाइज होता है। पर जो सर्विस है वो हमेशा कस्टमाइज की जाती है अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स नीड। मुझे क्या जरूरत है उसके हिसाब से मुझे सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। इमेजिनरी या फिर परसेप्शन, व्हाट इज द व्यू पॉइंट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। प्रोडक्ट मार्केटिंग में ये ज़्यादा विजिबल होता है क्योंकि प्रोडक्ट सामने रखा होता है और बहुत आसान हो जाता है समझाना या जो ले रहा है उसको समझना। लेकिन सर्विस में ऐसा नहीं है क्योंकि सर्विस में मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है दिखाने के लिए, तो ये लेस विजिबल है और बहुत मुश्किल से इसको प्रमोट किया जाता है। क्वालिटी मेजरमेंट, क्वालिटी को मेजर करना प्रोडक्ट के मामले में आसान होता है बिकॉज स्टैंडर्ड साइज है तो आप उसकी क्वालिटी बहुत आसानी से मेजर कर सकते हैं। सर्विसेज में ये डिफिकल्ट होता है बिकॉज हर पर्सन को अलग अलग तरीके से सर्विस प्रोवाइड। कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, प्रोडक्ट में कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है और जबकि सर्विस मार्केटिंग में क्योंकि कस्टमर के नीड्स के अकॉर्डिंग ही सर्विस दी जा रही है तो उनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल्स, कोई भी प्रोडक्ट का एग्जाम्पल आप ले लीजिए, मैंने लिया है मोबाइल फोन, सोप, शूज। सर्विसेज में बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड होटल सर्विसेज। आई थिंक इस टेबल से आपको क्लियर हो गया होगा दोनों का डिफरेंस।
Paradigms in service marketing. Service marketing developed over time because physical product से अलग होती है services. So it is very important to highlight how services are different from physical product. तो बहुत सारी अप्रोचेज आई, उन्होंने गाइड किया कि किस तरीके से सर्विस मार्केटिंग परफॉर्म करती है. हर किसी अप्रोच का फोकस जो था वो अलग अलग एस्पेक्ट पे था ऑफ सर्विस डिलीवरी एंड कस्टमर इंटरेक्शन. उन्होंने सिर्फ गाइड किया कि जैसे जैसे टाइम चेंज होता चला जा रहा है आपको किस तरीके से सर्विसेज को प्रोवाइड करना है टू द कस्टमर, सो दैट with the changing environment customers also get satisfied from your way of providing services. तो मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट पैराडाइम्स के नेम बता देती हूँ और एक्सप्लेन मैं वन बाय वन इसको आगे कर दूंगी. सर्विस डोमिनेंट लॉजिक, एसडीएल बोला जाता है इसको. सर्विस क्वालिटी मॉडल्स, रिलेशनशिप मार्केटिंग, सर्विस ब्लूप्रिंटिंग, सर्विस एक्सपीरियंस मैनेजमेंट सैम, सर्विस इनोवेशन, सर्विस ब्रांडिंग. तो टोटल 7 पैराडाइम्स यू हैव इन सर्विस मार्केटिंग. सबसे पहले बात करते हैं सर्विस डोमिनेंट लॉजिक एसडीएल की. Service dominant logic is a modern making paradigm that emphasizes that services are foundation of all economic exchange. इस लॉजिक ने हमको बताया कि जितने भी इकोनॉमिक एक्सचेंज हो रहे हैं उसका बेस जो होता है, उसका एम्फेसाइज जो होता है वो सिर्फ किस पे होता है, सर्विसेज पे होता है. Unlike goods dominant logic which focuses mainly on tangible products, SDL explains that the real value in any exchange comes from the service or benefit delivered to the customer. ये गुड्स डोमिनेंट लॉजिक से अलग था. सर्विस डोमिनेंट लॉजिक क्या कहता है कि जो रियल वैल्यू होती है किसी भी चीज की वो सिर्फ प्रोडक्ट सेल करने से नहीं आती, वो आती है जब हम किसी पर्टिकुलर कस्टमर को सर्विस या बेनिफिट देते हैं और वो उससे सेटिस्फाई होता है. Even when a product is sold, the actual importance lies in the service experience and usefulness it provides. अगर हम प्रोडक्ट सोल्ड भी कर देते हैं तो जो उसकी एक्चुअल इम्पोर्टेंस है वो किस पे आती है कि वो प्रोडक्ट हमको कैसे दिया गया और उसकी क्या यूजफुलनेस है. तो प्योरली प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि जो रियल वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे आ रही है, रियल वैल्यू आ रही है जब हम कस्टमर को सर्विस या कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं. इसका जो कोर आइडिया था वो क्या था, SDL is that customers do not simply buy products, they buy benefits, experiences and solutions to their needs. Therefore, marketing should not focus only on selling goods but also on improving the overall customer experience and creating value through the interactions. कभी भी कोई कस्टमर अगर प्रोडक्ट खरीदने जा रहा है तो वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदता, वो उसके साथ के बेनिफिट्स भी देखता है,
एक्सपीरियंस भी करता है कि आप उसको वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैसे प्रोवाइड कर रहे हो, और अगर उसको कोई प्रॉब्लम है या किसी वजह से वो प्रोडक्ट लेने आया है तो आप उसको उसका सोल्यूशन दे रहे हो। तो हमें हमेशा फोकस नहीं करना है प्रोडक्ट बेचने पे, हमको ओवरऑल परफॉर्मेंस पे फोकस करना है कि हम किस तरीके से कस्टमर को एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हैं और वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं थ्रू interaction of that particular service provider and customer. Key aspects of SDL. The first one is value co-creation. वैल्यू कैसे बनाई जाती है? तो SDL बोलता है कि वैल्यू जॉइंटली क्रिएट की जाती है बाय द कंपनी एंड द कस्टमर। कस्टमर जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इन सर्विस प्रोसेस, और इंटरेक्शन जरूरी है बिटवीन द प्रोवाइडर एंड कस्टमर, तो बेटर आउटकम आ सके, जो भी कस्टमर को चाहिए वो उसको मिल सके। सेकेंड एस्पेक्ट है इसका इंटेंजिबिलिटी एंड इंटीग्रेशन। तो पहली चीज तो हमको पता है सर्विसेज आर इंटेंजिबल, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सर्विसेज आर इंटीग्रेटेड। मैंने बोला था ना 3 पीस ऐड हुए हैं, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस, एनवायरमेंट। आप किस एनवायरमेंट में वो चीज प्रोवाइड कर रहे हो, तो इन चीजों को मिक्स करके ही आप किसी को प्रोवाइड सर्विस कर पाओगे। प्रॉपर इंटीग्रेशन इंप्रूव द ओवरऑल कस्टमर एक्सपीरियंस। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल अगेन आई एम सेइंग कि रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट का अपना एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, कहाँ खाना बनेगा, कौन लेके आएगा, ऑर्डर कौन लेगा, लोग होते हैं जो लोगों से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और जो बैकग्राउंड में काम कर रहे होते हैं। द फिजिकल एविडेंस जो उन्होंने प्रोवाइड किया है, आपको एक अच्छा सा रेस्टोरेंट बनाया है, सूदिंग एनवायरनमेंट दिया है, एक पर्टिकुलर इंटीरियर उन्होंने आपके लिए क्रिएट किया है। तो जब आप इन सब का इंटीग्रेशन करते हो तो आप एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। तीसरा एस्पेक्ट है फोकस ऑन रिलेशनशिप। आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे फोकस करिए कस्टमर्स के साथ। कस्टमर का एंगेजमेंट बहुत जरूरी है सर्विस प्रोसेस में। अगर आपने ये कर लिया तो आपका क्या होगा, एक ट्रस्ट आप क्रिएट कर दोगे, लॉयल्टी बन जाएगी और कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा। इम्प्लीकेशंस कैसे हुए एसटीएल के? जो एक शिफ्ट था फ्रॉम प्रोडक्ट ओरिएंटेड मार्केटिंग टू सर्विस ओरिएंटेड मार्केटिंग, वो बहुत आसानी से हो गया, बिकॉज यहाँ पे आप बता रहे हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को सेल करना सिर्फ सेलिंग नहीं होती है प्रोडक्ट की, उसके साथ हमको सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी ही पड़ती हैं। जो मार्केटर्स हैं उनका जो फोकस है वो हमेशा कस्टमर के एक्सपीरियंस पे और रिलेशनशिप बिल्डिंग पे होता है। सर्विस जो है वो डिजाइन की जाती है हमेशा इस तरीके से कि जो कस्टमर है वो एक्टिवली इन्वॉल्व हो पाए और लीड्स टू हायर कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी। जब आप इस तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करोगे तो इट विल श्योरली लीड टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और अगर वो सेटिस्फाई हो गए तो वो बार बार आपके पास लौट के आएंगे। दैट इज कॉल्ड लॉयल्टी। सर्विस क्वालिटी मॉडल्स, जैसा कि नाम बता रहा है, इन मॉडल्स का फोकस जो है वो सर्विस क्वालिटी पे है। सर्विस क्वालिटी को कैसे समझा जाए, उसे कैसे मेजर किया जाए और किस तरीके से सर्विस क्वालिटी को बढ़ाया जाए। इन मॉडल्स ने हेल्प की बिजनेस हाउसेस की वीकनेसेस जानने में। जब हम सर्विस डिलीवरी कर रहे हैं तो क्या वीकनेसेस हैं हमारी और किस तरीके से हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें 3 मॉडल्स आते हैं। पहला SERVQUAL मॉडल, इसको डेवलप किया है परशुरामन, जेठमल एंड बेरी ने 1980s में ये डेवलप किया गया था। इस मॉडल ने 5 मेन डायमेंशंस बताए: टेंजिबल्स, रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, एश्योरेंस एंड एम्पैथी। तो जो एक्चुअल जो बात पूरी मॉडल का जो एक समरी है, उसने क्या कहा कि कस्टमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और एक्चुअली उसको क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही जो है वो हमारी प्रॉब्लम है, वो गैप जो है वो हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा मॉडल SERVPERF मॉडल, इस मॉडल ने फोकस किया एक्चुअल सर्विस परफॉर्मेंस पे, एक्सपेक्टेशन पे इसका कोई फोकस नहीं था। और इसको हमेशा इसने क्या किया,
एक्चुअल परफॉर्मेंस को यूज किया टू एसेस द सर्विस क्वालिटी। किसके थ्रू? कि जो परफॉर्मेंस का परसेप्शन है वो क्या निकल के आ रहा है। तो इन शॉर्ट कि जो भी आप सर्विस डिलीवरी दे रहे हैं उसको इसने एक्सेस किया और बताया कि आप अच्छी दे रहे हैं या नहीं दे रहे। गैप मॉडल, इस मॉडल ने ये बताया कि जो सर्विस क्वालिटी बहुत डिफरेंट गैप्स के थ्रू इफेक्ट हो सकती है। वो गैप कैसे आ सकते हैं? हम कस्टमर की नीड्स को नहीं समझ पा रहे हैं, हम सर्विस स्टैंडर्ड नहीं सेट कर पा रहे हैं, हम डिलीवरी नहीं दे पा रहे हैं सर्विसेज की, कम्युनिकेट हम कस्टमर से अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो जब ये सारे गैप आएंगे, एक्सपेक्टेशन कुछ थी कस्टमर की, हमने दे कुछ और दिया, तो ये सारे जो गैप्स हैं इनको कैसे आप मैनेज करेंगे? क्योंकि जब ये गैप फिल होंगे तो इट मीन्स कि आपने बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर दी। तो इन तीनों ही मॉडल का जो फोकस है वो किस पे है? सर्विस क्वालिटी पे है, कि अच्छी सर्विस क्वालिटी आप दीजिए। जब इन मॉडल्स को इम्प्लीमेंट किया गया तो इसने क्या किया, अलग अलग बिजनेस हाउसेस की प्रॉब्लम एरियाज को फाउंड किया, क्योंकि वीकनेस निकाल रहे हैं हम, तो कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आई हमें, सर्विस क्वालिटी को इम्प्रूव किया और कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को बढ़ाया। अगले मॉडल की बात करते हैं, रिलेशनशिप मार्केटिंग मॉडल। रिलेशनशिप मार्केटिंग मॉडल जो है वो किस पे काम करता है? इट इज ऑल अबाउट बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स विथ कस्टमर्स इंस्टेड फोकसिंग ओनली ऑन वन टाइम सेल्स। अभी तक हमने जितने मॉडल में सर्विसेज की बात की उन्होंने सिर्फ ये कहा कि सर्विस अच्छी दीजिए, हमेशा दीजिए या वन टाइम दीजिए, इसकी बात नहीं हुई थी। रिलेशनशिप मार्केटिंग कहता है कि कस्टमर के साथ एक स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप मेंटेन कीजिए, वो सिर्फ वन टाइम के लिए नहीं होनी चाहिए। आप ऐसी सर्विसेज दीजिए कि बार बार कस्टमर जो है वो लौट के आए। In service marketing, this approach is especially important because services are intangible and usually involve direct interaction between the provider and customer. ये तो आपको पता है कि सर्विस मार्केटिंग में क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं और सर्विसेज जो होती है वो इंटेंजिबल होती है, तो बहुत ज़रूरी है कि सर्विसेज अच्छे से प्रोवाइड करना, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है बिटवीन कस्टमर एंड सर्विस प्रोवाइडर। इस पर्टिकुलर पैराडाइम के जो की एस्पेक्ट है वो क्या है? कस्टमर रिटेंशन। यहाँ पे पहली बार ये बात आई है कि कस्टमर को रिटेन करके रोक के रखिए। अब वो रोक के आप कैसे रखेंगे? जब वो कस्टमर आपके प्रति लॉयल होगा तभी आप उसको रोक पाएंगे। और लॉयल्टी कैसे आएगी? आप उसको पर्सनल अटेंशन दीजिए, रिवॉर्ड प्रोग्राम्स चलाइए और अच्छी सर्विसेज दीजिए, तो कस्टमर को रिटेन करना है आपको। सेकंड, कस्टमर एंगेजमेंट। क्योंकि कस्टमर का और सर्विस प्रोवाइडर का डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है तो आपको क्या करना है? इंगेजमेंट बनाए रखना है, उनको एक अच्छा सर्विस एक्सपीरियंस दीजिए और अच्छी रिलेशनशिप उनके साथ बिल्ड कीजिए। तभी क्या होगा, आप जो कस्टमर को वैल्यू दे रहे हैं वो वैल्यू उसे ज़्यादा लगेगी, क्योंकि आप उसे अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, आप उसको डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस दे रहे हैं, तो जो वो पे कर रहा होगा उससे उसको वो जो पर्टिकुलर सर्विस है उसकी वर्थ लगेगी। देन ट्रस्ट एंड कमिटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है कि जब आप लगातार किसी को जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे और अच्छे तरीके से कर रहे होंगे तभी एक ट्रस्ट बिल्ड होगा कस्टमर के अंदर, और जब ट्रस्ट बिल्ड होगा तभी आप उसके साथ रिलेशनशिप मेंटेन कर पाएंगे। तो जब इस पर्टिकुलर पैराडाइम के इम्प्लीकेशन की बात आती है तो इसने इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप मार्केटिंग पैराडाइम ने कहाँ पे फोकस किया है? लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे फोकस किया है, कस्टमर लॉयल्टी पे फोकस किया है और इनकरेज किया है कि रिपीटेटिव बिजनेस हो और हमेशा जो है एक क्रिएट हो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ, लोग बताएं कि वो बहुत अच्छा सर्विस देता है, वहां आप जाइए। वो इसने बोला है कि अच्छी सर्विस आप देंगे तो कस्टमर जो है वो कस्टमर लेके आएगा।
सर्विस ब्लूप्रिंटिंग नेक्स्ट पैराडाइम है हमारे पास. Service blueprinting is a way to map and understand how a service is delivered. ये पहला पैराडाइम है जिसने ये बोला है कि आप बताइए कि कैसे आप सर्विस डिलीवर करेंगे. द प्रोसेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे. It gives a clear picture of the full service process, including both the parts by the customer and the internal work done behind the scenes. आपको पूरा फुल सर्विस प्रोसेस बताना है, वो भी जो कस्टमर को प्रोवाइड करते समय लगेगा और वो भी जो बिहाइंड द फ्रंट डोर हो रहा है. जैसे एग्जांपल लीजिए हॉस्पिटल का. कस्टमर के सामने कौन है? डॉक्टर, आइदर नर्स, लेकिन बैकग्राउंड में बहुत सारा एडमिन का वर्क है, आपका स्टाफ बैठा हुआ है. तो वो पूरा प्रोसेस फ्रंट पे और बैक पे कैसे होगा इसकी पूरी क्लियर पिक्चर आपको देनी है. ये एस्पेक्ट्स है प्रोसेस मैपिंग. आप हर एक स्टेप, ईच स्टेप बताइए कि सर्विस प्रोसेस में क्या क्या होगा. कस्टमर इंटरेक्शन और उसके मेन पार्ट्स जो कि डिलीवरी ऑफ सर्विसेज में इन्वॉल्व होंगे वो किस किस तरीके से किए जाएंगे. फ्रंट स्टेज एंड बैक स्टेज, अभी मैंने इसकी बात की थी. फ्रंट स्टेज मीन्स वो एक्शंस जो कस्टमर के सामने हो रहे हैं और बैक स्टेज मीन्स जो कस्टमर के बिहाइंड हो रहे हैं. तो दोनों स्मूथली चले इसलिए आपको दोनों की ही प्रोसेस देनी है. फेल पॉइंट्स एंड रिकवरी, इसने हेल्प किया उन प्रॉब्लम्स को जानने के लिए कि हम सर्विस प्रोसेस तो कर रहे हैं पर कहाँ कहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ सकती है और कैसे हम उसको फिक्स करें. अगर आप पहले से ही उस चीज़ को फिक्स करके रखेंगे तो इससे कस्टमर पे रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा. इट मीन्स पहले ही हमने अपने फेल पॉइंट डिसाइड कर लिए, फिर उसको करेक्ट करके एक प्रोसेस बना दी और हमने कस्टमर को सेटिस्फाई कर दिया. जब इस पैराडाइम को इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो इस पैराडाइम ने एक बिजनेस को हेल्प किया टू डिज़ाइन बेटर सर्विसेज, इम्प्रूव किया ऑपरेशंस को बिकॉज एक एक स्टेप आपने बता दिया है और उन एरियाज को फाइंड कर लिया कि जहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं. इसने ये भी इंश्योर किया कि सर्विस डिलीवरी जो है वो कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को मैच करे और बिजनेस के गोल्स को अचीव करने में हेल्प करे. तो इन शॉर्ट यहाँ पे पूरा पूरा आपसे एक ब्लूप्रिंट मांगा जा रहा है कि बताइए कि आप सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करेंगे. आइदर इट इज इन फ्रंट स्टेज और आइदर इट इज इन बैक स्टेज. नेक्स्ट पैराडाइम की बात करते हैं सर्विस एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, जो सैम के नाम से बहुत फेमस है. सैम ने हमें सर्विस एक्सपीरियंस को समझना सिखाया और उसको इम्प्रूव करने की बात कही. अभी तक हम क्या कर रहे थे? सर्विस को इम्प्रूव करने की बात कर रहे थे. ये बात करता है जो पूरी पूरी एक सर्विस जर्नी है हमारी, थ्रू आउट द जर्नी कस्टमर के एक्सपीरियंस को कैसे समझा जाए और कैसे उसको इम्प्रूव किया जाए. इस पर्टिकुलर पैराडाइम ने हमेशा फोकस किया है पूरे एक्सपीरियंस प्रोसेस को कि वो स्मूथली हो, पॉजिटिव तरीके से हो और कुछ अच्छा निकल के आए कस्टमर के लिए. ये एस्पेक्ट्स हैं इस पैराडाइम के. कस्टमर जर्नी मैपिंग, आप एक पर्टिकुलर कस्टमर की जो आपके साथ पूरी पूरी जर्नी है उसको समझिए और उसके ओवरऑल एक्सपीरियंस को कैलकुलेट करिए. देखिए कि क्या क्या टच पॉइंट रहे हैं, क्या की मोमेंट्स रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा है कस्टमर का. एक्सपीरियंस डिज़ाइन, अब क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो पहले से प्लानिंग कर ली जाती है कि किस तरीके से कस्टमर के साथ इंटरेक्ट किया जाएगा, कैसा इन्वायरमेंट उसको दिया जाएगा सो दैट उसको वो पॉजिटिव लगे और वो कुछ मेमोरीज उसके माइंड में हमेशा रहे. इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. मैं नेम मेंशन नहीं करूँगी रेस्टोरेंट का. हम लोग वहाँ एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए गए थे तो उनका तरीका क्या था कि मैम आइए, आप फूड बनाइए फॉर योर फैमिली, हम हेल्प करेंगे और देखते हैं कि वो सरप्राइज जो है वो आपकी फैमिली को पसंद आता है या नहीं आता है. दैट इज़ वेरी यूनिक थिंग. उन्होंने एक फेस्टिव में ये ऑफर चलाया था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा. लाइक वो शेफ की कैप पहनना और वो फूड बनाना, तो दैट इज़ अ कस्टमर एक्सपीरियंस और वो मेमोरेबल एक्सपीरियंस है मेरे लिए जो मैं कभी नहीं भूलूंगी.
तो उससे मुझे वो पर्टिकुलर रेस्टोरेंट जो है वो हमेशा के लिए याद हो गया। तीसरा एस्पेक्ट फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट। आप हमेशा, बिकॉज आप एक्सपीरियंस की कस्टमर की बात कर रहे हैं, तो कस्टमर से फीडबैक लेते रहिए और उसकी सर्विसेज को इम्प्रूव करते रहिए। सैम ने अब क्या किया, ये जो मॉडल हमने बनाया इसने किया क्या, इसने बिजनेस हाउसेस के लिए डिजाइन किया और मैनेज किया हर एक पार्ट सर्विस एक्सपीरियंस का, जिसकी वजह से जो है वो एक बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन हुआ, लॉयल्टी आई और एक स्ट्रॉन्गर ब्रांड इमेज बन गई। अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम अलग अलग पैराडाइम में जाते जा रहे हैं, नए प्रेजेंट सिनेरियो की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ पे नाम आ गया ब्रांड इमेज का, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम एक इवैल्यूएशन देख रहे हैं कि किस तरीके से सर्विसेज जो है वो इवॉल्व होती है। तो यहाँ पे सर्विस ब्रांडिंग की बात कर दी गई है। सर्विस इनोवेशन, इस पैराडाइम में हमने बात की है कि हमें नई और बेटर सर्विसेज, प्रोसेस और टेक्नोलॉजीज पे काम करना है टू मीट द चेंजिंग कस्टमर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन। एवरीवन नोज कि मार्केट जो है या एनवायरनमेंट जो है वो बहुत डायनामिक है, चेंज होता रह रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें नए तरीके सोचने हैं, नई प्रोसेसेस सोचनी है, टेक्नोलॉजीज पे काम करना है। तो उससे क्या होगा, जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन हमसे होगी वो भी मीट आउट होती रहेगी। तो ये चीज जो पर्टिकुलर सर्विस इनोवेशन का पैराडाइम है वो हमें किस चीज में हेल्प करता है, वो हमें हेल्प करता है टू स्टे कॉम्पिटिटिव, राइट। जो नया है अगर आपने वो अडॉप्ट कर लिया, वो ले आए आप मार्केट में, तो हमेशा आप क्या बने रहेंगे, कंपटीशन में बने रहेंगे। इस पैराडाइम के एस्पेक्ट्स हैं आइडिया जनरेशन, कुछ नया लाने की बात कर रहे हैं, वो चाहे सर्विसेज हो, प्रोसेस हो या टेक्नोलॉजी हो, तो आइडिया जनरेट करना पड़ेगा कुछ नया लाने के लिए। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, आप टेक्नोलॉजी को यूज करिए टू इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी, जैसे ऑटोमेशन है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, डेटा एनालिसिस आप कर लेते हैं, एआई आ गया है, बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी है उसको आप इंटीग्रेट करके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। कस्टमर सेंट्रिक इनोवेशन, आपको सिर्फ नया आइडिया नहीं लाना है, आपको जो कस्टमर की जो माइंड चेंज हो रहा है, उसका जो फीडबैक आ रहा है, उसकी जो नीड्स है उसके अकॉर्डिंग आपको नया आइडिया लेके आना है, राइट। और इस पैराडाइम ने किया क्या, एक्चुअली इस पैराडाइम ने ये किया कि ऑर्गेनाइजेशंस को अपडेटेड रहना सिखाया, मार्केट के चेंजेस को अडॉप्ट करना सिखाया और हमेशा कंपटीशन में बने रहने का रास्ता दिखाया हमें। क्योंकि जब इतनी सारी चीजें आप कर लेंगे ना बेटा, तो ये आपको बिजनेस ग्रोथ में काम करेगा और कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करेगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जैसे आप एग्जाम्पल ले आएंगे एआई का। एआई के आने से बहुत सारी टीचिंग टेक्नोलॉजीज में चेंज आया है। स्टूडेंट्स वर लाइक कि हम अगर एआई से सारे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं तो फिर हमें टीचर की क्या ज़रूरत है या ऑनलाइन मटेरियल की क्या ज़रूरत है ना। तो ये क्या है, इट इज़ अ बिग चेंज फॉर टीचर्स एंड फॉर स्टूडेंट्स एज वेल। तो अब टीचर्स को क्या करना पड़ेगा, टीचर्स को या तो एआई सीखना पड़ेगा या फिर आप टीचर्स को वो गैप बताना पड़ेगा स्टूडेंट्स को कि क्यों सिर्फ एआई से उनका काम नहीं चल सकता, राइट। और अगर स्टूडेंट्स का फोकस जो है वो एआई पे ही है, तो दे नीड टू लर्न न्यू वेज कि एआई से मिलते हुए आप वो टीचिंग कैसे कर सकते हैं। लास्ट पैराडाइम की बात करेंगे सर्विस ब्रांडिंग। Service branding means developing and maintaining a clear and memorable identity for a service. Brand क्या होता है? What is a brand? Brand आपके माइंड में एक क्लियर और मेमोरेबल आइडेंटिटी है। अगर मैंने बोला बाटा, तो आपके दिमाग में उसका लोगो आ जाएगा। मैं बोल रही हूँ नाइक, तो आपने लोगो सोच लिया कि लोगो कैसे बनता है। दैट इज अ ब्रांडिंग, आपके दिमाग में वो बैठा हुआ है कि वो पर्टिकुलर ब्रांड क्या है, कैसा है, कौन सी मेमोरी आपके साथ उसकी अटैच है।
तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करने में, ट्रस्ट बनाने में और लॉयल्टी क्रिएट करने में। क्योंकि आपको भी पता है व्हेन वी परचेज ब्रांडेड प्रोडक्ट तो हमको पता होता है कि इसका जो क्वालिटी है वो अच्छा होगा, हम चेक करने नहीं जाते क्वालिटी। अगर हमने ब्रांड नेम देख लिया तो इट मीन्स वो प्रोडक्ट अच्छा होगा। तो सेम काम हमें सर्विसेज के लिए भी करना है, हमें एक ब्रांड क्रिएट करना है सो दैट लोग वो नाम सुन के जो है वो बता पाए कि हाँ अगर इस ब्रांड का है तो इसकी सर्विसेज अच्छी हो, राइट। जैसे आप कंपैरिजन कर लीजिए, आपके पास राइडिंग के लिए उबर आ गया है, रैपिडो आ गया है, तो अब आप कंपेयर करिए उसके प्राइसेस को, उसकी सर्विसेज को, कि किस तरीके से वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और क्या कंफर्ट जोन है आपका, कितने लॉयल हो आप उस पर्टिकुलर बाइक राइडिंग के लिए। तो ये सारी चीजें हैं, आपको एक ब्रांड क्रिएट करनी है। इसके की एस्पेक्ट्स क्या है? ब्रांड पोजिशनिंग। ब्रांड पोजिशनिंग मतलब होता है कि आप अपनी सर्विस के लिए एक यूनिक वैल्यू क्रिएट कीजिए, पहली चीज, और उसको मार्केट में अच्छे से प्लेस करिए, मतलब कस्टमर के दिमाग में आ जाए कि ये ब्रांड है तो सर्विस अच्छी हो। ब्रांड कंसिस्टेंसी, आपको लगातार जो है सर्विस इंटरैक्शन कम्युनिकेशंस करते रहने पड़ेंगे सेम ब्रांड वैल्यू और मैसेज के साथ। अगर मैंने एक मोटो लिया है कि हर एक कस्टमर को मैं सॉफ्टली ट्रीट करूंगी, मैं कभी किसी से रूड बात नहीं करूंगी, तो उस पर्टिकुलर वैल्यू के साथ मैं हमेशा चलूं, कभी ऐसा पॉइंट ना आए कि मैं किसी कस्टमर से रूड बात करूं। तो वो क्या है? दैट इज अ ब्रांड कंसिस्टेंसी। लोगों को पता है यहाँ बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता है और यहाँ हम सर्विस करा लेते हैं, है ना। तो वो चीज खराब मार्केट में ना हो। इमोशनल कनेक्शन, एक आपको स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन अपने कस्टमर के साथ क्रिएट करना पड़ेगा, पर वो आप कैसे कर सकते हो? आप ब्रांड स्टोरीज बता सकते हो, आप एक्सपीरियंसेस बता सकते हो जो कि उनकी नीड्स और वैल्यूज से मैच कर जाए। अब क्या इस पर्टिकुलर पैराडाइम ने किया? ये सबसे लेटेस्ट है टू पोजिशन द ब्रांड। तो इसने क्या किया है? इसने कस्टमर के परसेप्शन को अच्छा किया, नाम सुनते ही उसका पॉजिटिव एक परसेप्शन आ गया आपके लिए, लॉयल्टी क्रिएट कर दी और बिजनेस को ऑटोमेटिकली कंपटीशन में खड़े रहने में हेल्प की। और it also strengthens market presence and contributes to overall business growth। जब आप इतना काम कर रहे हैं तो obviously business जो है it will perform very well, right? तो ये सारे paradigms है, हमने यहाँ पे यूनिट 1 का पार्ट 1 देखा है और बाकी हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो अगर वीडियो समझ में आ रही हो बेटा तो अपने फ्रेंड्स को भी भेज देना सो दैट दे कैन आल्सो लर्न और वो एक साथ एक यूनिट का रिवीजन कर पाए।